हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, वो भी इस तरीके से बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे। ठीक है, कैसे हम लोग हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, पूरा सोल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बस वीडियो को एंड तक देख लेना। और अगर आपकी तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं हो पाई है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए ही इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे भाइयों। इस तरीके से आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी आएगी मेरे भाई, एज इट इज़ ऐसी ही आएगी। बस आपका जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी रहेगी उसमें इस तरीके से केंद्र व्यवस्थापक की मोहर वोहर के साथ आएगी सब कुछ, और ये आप लोगों का रंगीन पार्ट में रहेगा बस, और बाकी सब कुछ चीज़ें इसी तरीके से रहने वाली है। ठीक है, स्टार्ट कर दें मेरे भाई। सबसे पहले आप लोग कॉपी को कैसे यहाँ पर फिल करोगे। ठीक है, तो देखो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों की परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर अपना अनुक्रमांक भरोगे, मतलब आपका जो रोल नंबर है। ठीक है, तो मान लो आप लोगों का रोल नंबर है 17438 कुछ भी है। ठीक है, इस तरीके से मान लो जो भी रहेगा आप लोगों को एडमिट कार्ड पे दे दिया गया होगा, आप लोग यहाँ पर भर दोगे। ठीक है, वो भी एक बात ध्यान देना मेरे भाई, जो अनुक्रमांक होता है वह दो तरीके से भरा जाता है, यानी अंकों में भी और शब्दों में भी। तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है कि अंक में भरने वाला, जहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, अंकों में लिखना है। अगर वही चीज़ देखो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, अगर ठीक है शब्दों में जब बोलेगा तो वही चीज़ों को शब्दों में कर देना है। जैसे मान लो यहाँ पर 1 है तो इस तरीके से कर देना 1, यह 7 तो कर देना 7। ठीक है, यह है 4 तो कर देना 4। इस तरीके से आप लोग 3 है तो 3, इस तरीके से आप लोगों को इन चीज़ों को यहाँ पर कर देना है मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप कि ये तो बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं यहाँ पर देखो विषय। तो हमारा विषय क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, विषय हमारा है जीव विज्ञान। क्या है विषय, विषय हमारा है जीव विज्ञान। क्या है, जीव विज्ञान। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से भर देना है। क्या है, जीव विज्ञान है। प्रश्न पत्र क्या है मेरे भाई, प्रश्न पत्र में आप लोग चाहे फर्स्ट लिख सकते हो या केवल आप लोग लिख दो। ठीक है, फर्स्ट आप लोग लिख दो इस तरीके से प्रश्न पत्र, फर्स्ट पेपर है ना, या आप लोग केवल यहाँ पर भी लिख सकते हो, केवल प्रश्न पत्र। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। जैसे मेरे भाई ये आप लोगों का जो यहाँ पर कोड है ये आप लोगों को यहाँ पर भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो कोड है इसका देखो 267 कोष्टक में GA है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 267 ब्रैकेट में इस तरीके से कैपिटल G कैपिटल A। ये हमारा हो गया प्रश्न पत्र पर अंकित ये जो संकेतांक है, ये आप लोगों को भर देना है यहाँ पे। नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है मेरे भाई, परीक्षा का दिन, तो जो भी दिन है यहाँ पर आप लोग भरोगे, इस चीज़ों को आप लोग यहाँ पर भर दोगे। बस ये तीन चीज़ें और ये आप लोग यहाँ पर फिल कर दोगे। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट्स तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं भैया, सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो हमारे पास देखो इस तरीके से हमारा जो पेपर होता है मेरे भाई, पहले तो समझ लो कि 70 नंबर का होता है, 30 नंबर आप लोगों को प्रैक्टिकल के लिए होता है। नेक्स्ट बात करें भैया यहाँ पर समय कितना होता है, तो 3 घंटे 15 मिनट। ये जो 15 मिनट होता है मेरे भाई, यहाँ पर इस तरीके से नोट पॉइंट करके लिखा रहता है कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं कि देखो फर्स्ट है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। दूसरा, सभी प्रश्न अनिवार्य है करना मेरे भाई। तीसरा, आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखाचित्र द्वारा कीजिए। चौथा है, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो आप लोगों को पढ़ लेने हैं, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लियर है बातें मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं अब भैया, यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न इस तरीके से है, पहला बहुविकल्पी आता है, ये तो आप लोगों को पता ही हो गया है। तो देखो इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सभी विकल्प चुनकर उसे, ठीक है, तो सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे मेरे भाई ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों को कैसे करने हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, मैं सब कुछ फुल डिटेल में यहाँ पर आज के इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लिखा क्या है मेरे भाई, फर्स्ट, निभाग पाया जाता है। निभाग जो है कहाँ पाया जाता है मेरे भाई, कहाँ, परागकण में, बीजांड में, भ्रूणपोष में, या ये सभी, या इन सभी में। तो जो हमारा निभाग है मेरे भाई, यह बीजांड में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, देखो पेपर में कैसे लिखेंगे। पेपर में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, जैसे देखो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट। ये क्या है मेरे भाई,
पहला का है। देखो प्रश्नोत्तर संख्या पहला का है। अच्छा, पहले का कौन वाला है मेरे भाई? पहले का फर्स्ट वाला है, ठीक है। तो पहले का फर्स्ट वाला इस तरीके से लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट यहाँ पर लिख देंगे। और जो कि MCQ है, एक लाइन में आप लोग लिख लोगे, ठीक है। ये तो बात समझ में आ रही है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरीके से आप लोग लिख दोगे, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वाले का कौन वाला ऑप्शन सही है? बी वाला, ठीक है। बी मतलब बीजांड में होता है। तो आप लोग इस तरीके से ब्रैकेट में बी लगाओगे और आगे लिख दोगे बीजांड में, और इस तरीके से सही का टिक लगा दोगे मेरे भाइयों। इस तरीके से आप लोग कॉपी में जो अपने यहाँ प्रश्न उत्तर है, मतलब आंसर्स है, अगर इस तरीके से लिखोगे तो आपका एक नंबर भी नहीं कटने वाला है, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात किया जाए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट बात किया जाए, नेक्स्ट प्रश्न में इसको पलट दूँ, ठीक है। देखो अगर नेक्स्ट बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसमें, देखो दूसरा, एंड्रोजन स्रावित होता है कहाँ से मेरे भाई? तो ए वाला ऑप्शन है, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखेंगे दूसरे का ए, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, इसको टिक कर देना इस तरीके से। नेक्स्ट बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप लोग को ये तो पता ही है मेरे भाई, हर बच्चा जानता है, मेंडल, ठीक है। तो मेंडल है, ठीक है। तो देखो डी यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाले का, डी, मेंडल, टिक कर देंगे। नेक्स्ट बच्चों, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का सॉरी, अच्छा ये तो समझ में आ गया। एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज क्या होती है मेरे? तो वो प्रोटीन होती हैं। क्लियर बातें? तो देखो यहाँ पर चौथे वाले का सी कर देंगे, प्रोटीन हो, ठीक, टिक कर देंगे इस तरीके। नेक्स्ट बच्चों बात करें, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? तो वो है लाइगेज। और ये जो एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस है मेरे भाई, ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों डीएनए अणुओं को काटने का कार्य करते हैं। क्लियर बात है मेरे भाई? तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन फिफ्थ का ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, लाइगेज। इस तरीके से टिक कर देंगे। तो आई होप कि आप लोगों को जो ये पहला प्रश्न उत्तर है मेरे भाई, बहुविकल्पीय वाला ऑब्जेक्टिव वाला, कैसे सॉल्व करना है, ये बात मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, कैसे सोल्यूशन करना है। क्लियर बात है? नेक्स्ट बात करें मेरे भाई, दूसरा प्रश्न आ रहा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। एक एक नंबर का आता है, इसमें आप लोगों को लिखना रहता है, सब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे भाई कि डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम लिखिए, ठीक है। डीएनए और आरएनए का पूरा नाम, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे मेरे भाई, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का पहला, ठीक है। इस तरीके से देखो दूसरे का पहला वाला है, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहा है भैया प्रश्न में कि डीएनए और आरएनए का पूरा नाम, तो इस तरीके से कॉपी को लिखना है मेरे भाई, ताकि क्लियर रहे, चीज़ें समझ में आए एग्जामिनर को और वो अच्छे नंबर दे, ठीक है। बहुत ज़्यादा घोंची पोची नहीं करनी है। तो इस तरीके से लिखेंगे डीएनए, तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। हिंदी में भी इस चीज़ को लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसी को अगर हिंदी में लिखो तो क्या लिख सकते हो मेरे भाई? हिंदी में अगर लिखो तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखो अगर हिंदी में लिखोगे तो इस तरीके से लिख दोगे, डी ऑक्सी राइबोज अम्ल, ठीक है। और जो यह है डीएनए का, ठीक है, डीएनए का। और अगर आरएनए का लिखना हो तो राइबोज अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। एन का मतलब न्यूक्लिक, आर का डी का मतलब डीऑक्सी, एन का मतलब न्यूक्लिक एसिड अम्ल, ठीक है। और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, इस तरीके से राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना मेरे भाई। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को लिख देंगे, ठीक है। तो देखो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, और आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये हमारा हो गया मेरे प्यारे दोस्तों दूसरे वाले का भी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इसी में दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, एक एक नंबर का है। एचआईवी का पूरा नाम, एचआईवी क्या है मेरे भाई? एक वायरस का नाम है, जो कि एड्स बीमारी इसी से होती है, एचआईवी के ही नाते, ठीक है। एड्स बीमारी होती है, ठीक है। तो लेकिन हमसे यहाँ पे क्या पूछा है? एचआईवी का पूरा नाम लिखिए, ठीक है। तो इसका पूरा नाम हम लोग क्या लिखेंगे मेरे भाई? इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे भैया। क्या लिखेंगे? आइए बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कि क्या लिखेंगे हम लोग दूसरे वाले में, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का दूसरा, ठीक है। इस तरीके से दूसरे का दूसरा। तो देखो एचआईवी का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, क्या? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस,
HIV का पूरा नाम क्या होता है मेरे भाई? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और इसी वायरस के कारण एड्स बीमारी होती है। ये बात आप लोग कहीं नोट पॉइंट कर लो। क्लियर है बातें भैया? एक चीज़ और यहाँ पर एक्स्ट्रा आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाइयों, यहाँ पर देख लो आप लोग, यहाँ पर भी आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। बाकी मैं आप लोगों को कैसे पेपर में लिखना इस चीज़ को बता दूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, सिरका उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है? तो सिरका के उत्पादन में मेरे भाई केवल 2 जीवाणु का उपयोग होता है, ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिया गया है। पहला है एसिटोबैक्टर एसिटी और दूसरा है माइकोडर्मा एसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो, सिरका के निर्माण के लिए शर्करा के घोल को माइकोडर्मा एसिटी, अच्छा जो यहाँ पर है मेरे भाई, आंसर को आप लोग इस तरीके से प्रेजेंट करोगे यहाँ पे, ये तो बात समझ में आ गई है। जो चीज़ें कुछ अलग हैं, ठीक है, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर देखो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सिरका के निर्माण में कौन से जीवाणु का उपयोग होता है। तो देखो, सिरका के निर्माण के लिए शर्करा के घोल को, यहाँ पर देखो इसको ब्लैक पेन से लिख देना है, ठीक है। जीवाणुओं का नाम, जीवाणु का नाम जो आप लोग लिखना वो ब्लैक पेन से लिख देना, ताकि एग्जामिनर को और अच्छे से दिखे। देखो ये चीज़ पे हम लोगों का फोकस तुरंत हो जा रहा है, ठीक है भाई। इसमें कुछ स्पेसिफिक बात है। क्या स्पेसिफिक बात है? हम लोगों से पूछा गया है कि सिरका के निर्माण में कौन से जीवाणु का यूज होता है। तो सिरका के निर्माण में माइकोडर्मा एसिटी और एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जो जीवाणु हैं वो होते हैं मेरे भाई। अब अगला प्रश्न है मेरे भाई चौथा, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग इस तरीके से लिखोगे जैसा हम कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस में क्या अंतर होता है। तो एक्सोन्यूक्लियस जो होते हैं मेरे भाई, वह डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड्स को हटाते हैं, मतलब कट करते हैं। और जो हमारे एंडोन्यूक्लियस होते हैं वह डीएनए के भीतर किसी विशिष्ट स्थल पर काटने का कार्य करते हैं। अभी जैसा कि हमने एमसीक्यू में देखा था कि लाइगेज एंजाइम जो होता है वह डीएनए को जोड़ने का कार्य करता है, लेकिन जो एंडोन्यूक्लियस होता है और एक्सोन्यूक्लियस, ये दोनों डीएनए को काटने का कार्य करते हैं। अगर हम लोगों को उसके न्यूक्लियोटाइड्स के सिरों को हटाना है तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे? एक्सोन्यूक्लियस। और अगर हम लोगों को डीएनए के किसी विशिष्ट पार्ट को काटना है, कि मान लो हमारे पास इस तरीके से हो गया ये डीएनए, ये हो गया डीएनए, मान लो हम लोगों को केवल यहाँ से कट करना है, एक स्पेसिफिक पार्ट से इतना पार्ट हम लोगों को कट करना है, तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे? वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे एंडोन्यूक्लियस। क्या? एंडोन्यूक्लियस। क्या? एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये वाला, ठीक है। अच्छा, पांचवा बात करते हैं भैया कि मलेरिया रोग के वाहक का नाम लिखिए। तो मलेरिया रोग का वाहक जो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग पेपर कॉपी को कैसे लिखोगे, ये तो बात यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्नोत्तर नंबर तीसरा, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न और 2 नंबर का आता है, ठीक है। इस तरीके से देखो, इसको इसमें भी इस तरीके से लिखोगे आप लोग, जैसे कि देखो थर्ड वाला है तो प्रश्नोत्तर संख्या थर्ड का फर्स्ट, ठीक है, इस तरीके से लिखोगे, थर्ड का फर्स्ट वाला। क्लियर है बातें भैया? बहुभ्रूणता क्या होता है? तो एक बीज में एक से अधिक, बहुभ्रूणता के मतलब कि बहुत ज़्यादा भ्रूण, मतलब एक से ज़्यादा भ्रूण, है ना। तो देखो, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई कितने नंबर का प्रश्न है ये? 2 नंबर का प्रश्न है, तो बस 2 लाइन नहीं लिखेंगे, ठीक है, और इसके बारे में लिखेंगे जो हम लोगों को जानकारी है, ठीक है। देखो, यह बीजांड में उपस्थित एक से अधिक भ्रूणकोश की उपस्थिति के कारण कब होता है मेरे भाई? बहुभ्रूणता कब होती है? जब हमारा बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश की उपस्थिति होगी, तब यह प्रक्रिया होती है बहुभ्रूणता की। या जब मेरे भाई जो भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश की अंड कोशिका के अतिरिक्त, मतलब अंड कोशिका के अतिरिक्त जो हमारी सहायक कोशिकाएं होती हैं, अगर उनसे संलयन होगा, अगर उनसे मिल जाएंगी कोशिकाएं, तो भी वहां पर बहुभ्रूणता की प्रक्रिया होगी, ठीक है। और इसका उदाहरण क्या है मेरे भाई? पाइनस है, संतरा है आदि, ये हो गया उदाहरण, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है कॉपी में मेरे भाइयों, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम लोग एक संकर क्रॉस पे आधारित, ठीक है। तो देखो, एक संकर, जब मेरे भाई एक ही लक्षण के लिए विपर्यासी पौधों के मध्य, मतलब मेरे भाई एक ही लक्षण होगा लेकिन 2 पौधे होंगे, ठीक है। एक ही लक्षण के लिए जब विपर्यासी का मतलब विपरीत पौधे, ठीक है, मतलब 2 पौधे होंगे, ठीक है, के मध्य संकरण होता है तो उसे बोलते हैं एक संकर क्रॉस, एक संकर संकरण, ठीक है। नेक्स्ट बात करें भैया, देखो, जब 2 विपरीत लक्षणों वाले पादपों के बीच संकरण कराया जाता है, जैसा कि हमारे पास देखो यहाँ पर दिया गया है मेरे भाई, एक लंबा है, एक बौना है। तो एक कैपिटल लंबा को हम लोग कैपिटल टी कहते हैं, बौना को हम लोग स्मॉल टी कहते हैं,
क्लियर बातें। देखो जब दो विपरीत लक्षणों वाले पादपों के बीच, यहाँ पर देखो मेरे भाई, देखो एक संकर संकरण क्या होता है, एक संकर संकरण जब होता है कि जब दो पौधे लिए जाए और उनके बीच में जो हमारा लक्षण है वो एक ही हो। देखो यहाँ पर देखो ये जो पौधा है इसमें एक ही लक्षण है, कैपिटल टी, लंबापन लंबापन, और यहाँ पर देखो स्मॉल टी दोनों, ठीक है, एक ही लक्षण है, कौन वाला, बौना वाला लक्षण है, ठीक है। तो क्या हो गया, एक ही लक्षण। और विपर्यासी पौधे मतलब विपरीत पौधे, एक लंबा पौधा है दूसरा बौना पौधा है, क्लियर बात है भैया। तो इन दोनों के बीच में जब संकरण होगा तो वो होगा एक संकर संकरण। अच्छा अब देखो यहाँ पर आगे क्या बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों को प्रभाविता के नियम को भी यहाँ पर समझाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले पादपों के बीच संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण दिखता है, इसी को ही प्रभाविता का नियम कहा जाता है। जैसे कि मेरे प्यारे और नन्हे मुन्ने बालकों, इस तरीके से हमने लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी। भैया इसका मतलब होता है कि शुद्ध लंबा, क्या, शुद्ध लंबा। इसका मतलब होता है भैया कि शुद्ध बौना, ठीक है, शुद्ध बौना। देखो यहाँ पे कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, दो प्रकार के। दोनों कैसे बनेंगे, सेम युग्मक होंगे, क्योंकि दो हमारा यहाँ पर ये है पेरेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं P1, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं P1 का मतलब पैतृक पीढ़ी, P1, ठीक है। और ये क्या होता है, ये हमारा होता है युग्मक, ठीक है, युग्मक। अच्छा इनका क्रॉस करवाएंगे भैया, एक बार इससे करवाएंगे, फिर एक बार इसका इससे करवाएंगे, फिर एक बार इसका इससे करवाएंगे, फिर एक बार इसका इससे करवाएंगे। इसका इससे हुआ फिर बना कौन, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर सब कैसे प्राप्त हुए, यहाँ पर सब जो हैं सब पौधे, जो हमारा ये F1 पीढ़ी है इसको हम लोग बोलते हैं F1 पीढ़ी, सब प्रथम संतति पीढ़ी, इसको हम लोग बोलते हैं संकर लंबा। क्यों मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर जो लंबापन है, जो लंबापन है मेरे भाई कैपिटल टी, वो क्या होता है, वह होता है प्रभावी। अब एक दिन में तो नहीं ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेकिन मैं आप लोगों को इस चीज़ को अपने डेप्थ में यहाँ पर पढ़ा दिया हूँ, आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाए ताकि, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान देना है मेरे भाई कि जो कैपिटल टी होता है ये प्रभावी होता है, और प्रभावी वो होता है मेरे भाई जो अपने आप को क्या करे, प्रदर्शित करता है। क्या करता है मेरे भाई, प्रदर्शित करता है, वो होता है प्रभावी। और स्मॉल टी क्या होता है, ये होता है अप्रभावी। क्योंकि जब हमने यहाँ पर देखो कैपिटल टी स्मॉल टी के मध्य क्रॉस करवाया तो हमारे जो F1 पीढ़ी यानी प्रथम संतति पीढ़ी है उसमें सभी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरीके से हम लोगों को पौधे मिले हैं, और जो कि सभी क्या है, संकर लंबे हैं। क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी है मेरे भाई संकर लंबा, हम लोग इसको इसीलिए बोले हैं क्योंकि इसमें जो बौनापन है और लंबापन है इन दोनों का गुण है। लेकिन चूंकि जो हमारा कैपिटल टी है यानी लंबापन है वो क्या है, प्रभावी है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं संकर लंबा। संकर लंबा मतलब कि संकर लंबा का मतलब क्या हो गया कि इसमें कौन से गुण हैं, लंबापन वाला गुण है मेरे प्यारे दोस्तों, और कैपिटल टी बौनापन वाला भी गुण है, ठीक है। समझ में आ गई, क्लियरिटी है ना, ठीक है भैया। तो वही चीज़ यहाँ पर आप लोगों को लिख देनी है कि जब इन दोनों पौधों का संकरण किया गया तो सभी संतति पौधे जिसको F1 कहते हैं, ठीक है, F1 पीढ़ी लंबे यानी टी मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी लंबे, ठीक है, मतलब संकर लंबे, ठीक है। यह दर्शाता है कि प्रभावी एलील कैपिटल टी ने, देखो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो प्रभावी एलील है, ठीक है, वो क्या है मेरे भाई, कैपिटल टी ने अप्रभावी एलील स्मॉल टी को दबा दिया और केवल प्रभावी गुण व्यक्त हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दोगे मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करें भैया कि परजीवी तथा मृतोपजीवी पादपों में अंतर लिखिए, परजीवी और मृतोपजीवी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं परजीवी और मृतोपजीवी में अंतर। तो देखो परजीवी मेरे भाई यह जीवित पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी क्या करते हैं, या मृत पादपों या जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं, पहला अंतर। दूसरा मेरे भाई चूंकि इनमें क्या होता है, परजीवी में चूस्कांग होते हैं जिनसे ये पोषक यानी होस्ट से भोजन प्राप्त कर लेते हैं। जो जीवित होते हैं मेरे भाई, जो जीवित पादप होते हैं, जंतु होते हैं, उनसे ये भोजन प्राप्त कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें चूसकांग होते हैं। लेकिन जो मृतोपजीवी होते हैं ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों का विघटित करके उनको सरल पदार्थों में विघटन कर देते हैं और उस तरीके से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों ये रोगजनक होते हैं और ये रोगजनक नहीं होते हैं, ठीक है। कौन, जो परजीवी हमारा ये रोगजनक होता है, लेकिन जो हमारा मृतोपजीवी है ये रोगजनक नहीं होंगे। और जब ये रोगजनक नहीं होंगे मेरे भाई तो ये प्रायः लाभदायक होंगे, लेकिन ये क्या होते हैं, ये आर्थिक रूप से हानिकारक होते हैं। क्लियर बात है। इसका एग्जाम्पल हो गया जोंक या मच्छर, और जो हमारा मृतोपजीवी है इसका एग्जाम्पल हो गया कवक और बैक्टीरिया।
जो क्या होते हैं हमारे लिए हानिकारक ही होते हैं। मच्छर क्या होते हैं हमारे लिए लाभदायक होते हैं, हानिकारक ही होते हैं भैया, ठीक है, समझ में आ गई बातें। और कवक हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, ठीक है, तो ये सब हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। जो आप लोग पढ़े हो सूक्ष्म जीव का महत्व हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है, उसी वाले चैप्टर से। क्या सूक्ष्म जीव तो कवक हैं, बैक्टीरियाज हैं, जीवाणु है, वायरस हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट और चौथा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हो। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखोगे मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर देखो इसमें ही आप लोगों का आंसर दिख रहा है, मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो असल में इसमें होता क्या है, इस चीज़ को समझना मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो मादा युग्मकोद्भिद है, ठीक है, यहाँ पर समझना। असल में यहाँ पे देखो आवृत बीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूणकोश के निर्माण के दौरान, ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनती हैं। इनमें से सबसे नीचे की कोशिका आकार में बड़ी होकर सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका या मादा युग्मकोद्भिद बनाती है, जबकि शेष 3 नष्ट हो जाती हैं। और इसी प्रक्रिया को चूंकि 3 नष्ट हो जाती हैं और एक ही बचती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु विकास। क्लियर है मेरे भाई। क्या होता है यहाँ पे ठीक है, देखो जो हमारा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है उनसे 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनती हैं। और मेरे भाई इनमें क्या होता है, जो सबसे नीचे की कोशिका होती है वह आकार में बड़ी हो जाती है और क्या करती है, सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका या मादा युग्मकोद्भिद बनाती है। क्या बनाती है, मादा युग्मकोद्भिद बनाते हैं मेरे प्यारे भाइयों। और जो 3 होती हैं बाकी की, जो बाकी की हमारी 3 हो गई, वो क्या हो जाएंगी, वो नष्ट हो जाती हैं और केवल एक ही आगे चले करके क्या बनाती है मेरे भाई, मादा युग्मकोद्भिद। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु विकास, क्योंकि केवल एक ही बीज वहाँ पर क्या हो रहा है मेरे भाई, आगे चल रहा है और बाकी 3 क्या हो जा रहे हैं, नष्ट हो जा रहे हैं। तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु विकास। नेक्स्ट बात करते हैं भैया 3 नंबर वाले प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ही प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, परागण क्या होती है, ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। पहला ही प्रश्न है भैया कि परागण क्या होती है, ठीक है, पहला परागण क्या होती है, स्वपरागण एवं पर परागण को समझाइए। तो देखो परागण जब किसी पुष्प के परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं भैया, परागण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, परागण 2 तरह का होता है, स्वपरागण और पर परागण, ठीक है। स्वपरागण में परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर होता है, जबकि पर परागण में परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। इस पॉइंट को समझाने के लिए हमारे पास और भी एग्जाम्पल है और भी चीज़ें हैं जो कि मैं और आसान तरीके से आप लोगों को यहाँ पर समझा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं समझा ही दे रहा हूँ मेरे भाई, बस 1 सेकंड आप मुझे दे दो, क्योंकि यहाँ पर हम आप लोगों के लिए ढूंढ रहे हैं क्या, एक सादा पेज और उस पर आप लोगों को ये चीज़ों को समझा दें। चलिए यहाँ पे हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं, ठीक है। ये साइंस स्टडी वेल का लोगों के साथ है ना, पूरा व्यवस्था है आप लोगों की। देखो पर परागण और होता भैया स्वपरागण। पर परागण में प्यारे दोस्तों जो इसमें 2 पुष्प होते हैं, इस तरीके से 2 पुष्प होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें भी 2 पुष्प होंगे, सॉरी इसमें एक ही पुष्प होगा, ठीक है। अभी देख लो, ये होता है इस तरीके से वर्तिकाग्र, ये होती हैं फूलें इस तरीके से लगी होती हैं। क्लियर है बातें, इस तरीके से फूल लगे होते हैं। और हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से होता है परागकोश, यहाँ पर होता है परागकोश और इसमें होता है परागकण, इस तरीके से इसमें, ठीक है। तो ये होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है भैया, वर्तिकाग्र। तो जब एक पुष्प का जब देखो ये पहला पुष्प है, ये दूसरा पुष्प है, इसमें केवल एक ही पुष्प होता है इस तरीके से, ठीक है। देखो पर परागण में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो पहला वाला पुष्प है इसके परागकोश से जो परागकण होते हैं इसके वर्तिकाग्र पर चले जाएंगे, तो ये प्रक्रिया होती है पर परागण। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि जब देखो पर परागण में परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर होता है, मतलब मेरे भाई यहाँ से देखो परागकोश, इसके परागकोश से परागकण निकले हैं और इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच गए हैं, और हो सकता है इसका परागकण क्या हो, इसके वर्तिकाग्र पर आ जाए, ठीक है। तो मतलब मेरे भाई यहाँ पर जो परागण की प्रक्रिया होती है एक ही पौधे में नहीं होती है, अलग अलग पौधों में होती है। लेकिन अगर वही बात किया जाए स्वपरागण का, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों होता है पुष्प और इसमें होते हैं हमारे परागकण और यह होता है वर्तिकाग्र, ठीक है।
अच्छा, यहाँ से मेरे भाई इसी पुष्प का जो परागकण है इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँच जाता है, तो वो होता है हमारा स्वपरागण। अच्छा, एक और बात, तो इसमें मेरे भाई इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों इसमें माध्यम की आवश्यकता? क्योंकि जो परागण की प्रक्रिया है वो एक ही पुष्प पे हो रही है, लेकिन इसमें जो परागण की प्रक्रिया है वह अलग-अलग पौधे में हो रही है, इसीलिए इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। कीट द्वारा परागण, वायु द्वारा परागण, है ना। मान लो वायु है, हवा बहुत तेज चल रही है, तो परागकण यहाँ से उड़ करके इसके वर्तिकाग्र पर आ जाए तो वह होता है वायु द्वारा परागण। कीट पतंगे द्वारा जो परागण होता है, जो कीट यहाँ पर बैठे हैं मान लो, और उनके पैरों में चपक गया परागकण, और यहाँ पर मान लो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँच करके बैठ गए वो, और यहाँ पर परागकण यहाँ पर आ गया, तो ये प्रक्रिया क्या हो गई? ये प्रक्रिया हो गई कीट द्वारा परागण, है ना। तो ये बात समझ में आ गई मेरे भाई, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है और इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है किसी भी प्रकार से, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो परागण क्या होता है, स्वपरागण और पर परागण भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया, अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, शुक्राणु का सचित्र वर्णन कीजिए, 3 नंबर का है। तो यहाँ पर इसका हम लोग डायग्राम भी बनाएंगे, साथ ही साथ इसमें लिखेंगे भी, ठीक है। तो बात करते हैं भैया यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो शुक्राणु का सचित्र वर्णन। इस तरीके से मेरे भाई शुक्राणु में आप लोगों को 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला है शीर्ष, दूसरा है मध्य भाग, तीसरा है पूंछ, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो टेल हिंदी में पूंछ होता है, ठीक है। चलिए ये देखो, शीर्ष का जो भाग होता है, मतलब इसको हेड बोलते हैं या सिर इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। पहला तो होता है मेरे भाई जीव द्रव्य कला, और वही दूसरा होता है एक्रोसोम, और इसमें इस तरीके से ये जो अंदर वाला पार्ट आप लोग देख रहे हो इसमें होता है केंद्रक, जिसमें गुणसूत्रीय पदार्थ डीएनए हमारा होता है। नेक्स्ट बात है मेरे भाई ग्रीवा, इसको हम लोग बोलते हैं गर्दन, इसमें 2 तारक केंद्र होते हैं, इसी की सहायता से जो हमारा मध्य भाग है और ये जो सिर है इसी से जुड़ा रहता है, तारक केंद्र की सहायता से, ठीक है। समझ में आ गई बातें। ये बीच वाले पार्ट जो मध्य भाग है इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हमारे शुक्राणु को तैरने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। और यह होता है पूंछ, ये भी तैरने के लिए ही सपोर्ट करता है हमारे इस स्पर्म को, ठीक है। बात करते हैं भैया यहाँ पे इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, तो वही चीज़ों को लिखेंगे। सबसे पहले है सिर। सिर क्या होता है मेरे भाई, शुक्राणु का सिर बादाम के आकार का होता है और इसमें डीएनए होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आनुवांशिक पदार्थ या आनुवांशिक जो पदार्थ सबस्टांस होता है उसी में होता है डीएनए, ठीक है। इसमें डीएनए होता है। सिर के आगे एक टोपी जैसी संरचना होती है जिसमें क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमोसोम में एंजाइम पाया जाता है मेरे भाई, जो शुक्राणु को अंडे की कोशिका में प्रवेश करने में मदद करता है। जो हमारा एक्रोसोम है मेरे भाई, उसमें एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम क्या करता है, वो एंजाइम अंडाणु के जो दीवार है या ऊपरी भाग है उसको क्या करता है, छेदता है, उसको क्या कहता है मेरे भाई, तोड़ता है, और उसी की हेल्प से ही मेरे भाई शुक्राणु हमारा अंदर जाता है। नेक्स्ट बात है गर्दन। यह सिर के मध्य भाग से जोड़ता है, सिर को मध्य भाग से जोड़ता है। इसमें एक जोड़ी सेंट्रियोल होते हैं जो कि तारक केंद्र, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य भाग। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो शुक्राणु को गति देने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो पहले मैंने आपको बता दिया है। पूंछ क्या होता है मेरे भैया, शुक्राणु का सबसे लंबा हिस्सा होता है, यह शुक्राणु को आगे बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है मेरे प्यारे दोस्तों कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि। तो मधुमक्खी मेरे भाई सबसे पहले समझना 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। मधुमक्खी 3 प्रकार की होती हैं, और मधुमक्खियों में जो यहाँ पर लिंग निर्धारण होता है मेरे भाई कितने प्रकार से पाया जाता है, 2 प्रकार से, एक तो अगुणित और द्विगुणित, 2 प्रकार से यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। और जो मधुमक्खियाँ हमारी होती हैं सामान्यतः वह कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। पहली है रानी मधुमक्खी, दूसरी है श्रमिक मधुमक्खी, तीसरी है नर या ड्रोन मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी द्विगुणित होती है, श्रमिक मधुमक्खी द्विगुणित होती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है, और इनको हम लोग 2n भी लिख सकते हैं, ठीक है। द्विगुणित के लिए 2n, अगुणित के लिए n, त्रिगुणित के लिए 3n, ये तो आप लोगों को पता ही है भैया। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, ये 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या बताना है, इनमें लिंग निर्धारण बताना है, ठीक है। तो बात करते कि कैसे इसमें लिंग निर्धारण होता है, समझना। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर देखना कि जो नर होता है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं मेल, सिंपल सी बात है यार, लिंग निर्धारण के लिए मेल और फीमेल का होना जरूरी है। अच्छा, तो मेल होनी भी, जिसको हम लोग बोलते हैं नर या ड्रोन मधुमक्खी। दूसरा होती है मादा या रानी मधुमक्खी, जिसको हम लोग बोलते हैं फीमेल होनी बी, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ समझना मेरे भाई, जो श्रमिक मधुमक्खी होती हैं, ये जो श्रमिक मधुमक्खी होती है, ये क्या होती है मेरे भाई, ये बांधे होती है, मतलब ये बच्चे नहीं पैदा करते। जब बच्चे नहीं पैदा करेंगी तो इस तरीके से मेरे भाई लिंग निर्धारण में इनका कोई रोल भी नहीं रहेगा,
ठीक है ना, समझते हैं। अब हम लोग यहाँ पर इन दोनों के बीच में हमारा क्या होगा मेरे भाई, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है होगी, कैसे होगी, सब कुछ समझते हैं। देखो, एक होता है नर, एक होता है मादा, ये तो आप लोगों को पता है। ड्रोन मधुमक्खी क्या होती है, नर होती है। रानी मधुमक्खी होती है जो हमारी, वो होती है फीमेल यानी मादा। भैया जो नर होता है उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 16 और वह अगुणित होता है, और ये क्या होता है 2n होती है। जो हमारी मादा है वो 2n होती है यानी द्विगुणित होती हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 32। ठीक है भैया, यहाँ पर समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा तो वहाँ पर जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो वही होगी n। और यहाँ पर जो नर में जो युग्मक बनता है वो क्या होता है मेरे भाई को, शुक्राणु। उसी तरीके से मादा में यहाँ पर दो तरीके से, यानी बच्चों यहाँ पर जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद इस तरीके से अंडाणु दो तरह के बनेंगे, n और n। ठीक है, यानी इसमें 16 गुणसूत्र होंगे, इसमें 16 गुणसूत्र, और इसमें समसूत्री विभाजन हुआ है तो यहाँ से समसूत्री विभाजन हुआ है तो यहाँ पर जो हमारा नर था या ड्रोन मधुमक्खी था उसमें गुणसूत्रों की संख्या 16 थी। तो इसमें जब समसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पर जो शुक्राणु भी बनेंगे वो भी कितने गुणसूत्र के बनेंगे, 16 ही गुणसूत्र के। लेकिन यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हुआ है तो मतलब 32 का आधा हो जाएगा, और दो जगह हम लोग बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, अंडाणु और अंडाणु दो तरीके से, इस तरीके से। ठीक है ना, तो देखो एक अंडाणु मेरे भाई इस तरीके से युग्मक, यानी जो हमारा मादा का युग्मक है वह नर के युग्मक से क्या होगा, मिलेगा मेरे भाई, संलयन होगा, उनका निषेचन होगा। तो इस तरीके से एक अंडाणु और एक शुक्राणु जो कि क्या है, अगुणित है दोनों ही। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर निषेचन करेंगे, और 2n यानी द्विगुणित क्या बनाएंगे मेरे भाई, भ्रूण इस तरीके से बनाएंगे। क्या बनाएंगे, भ्रूण बनाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे मादा मधुमक्खी बनाएंगे क्या, और ये जो मादा मधुमक्खी होती है दो तरह की होती है, एक होती है रानी मधुमक्खी, एक होती है श्रमिक मधुमक्खी, क्योंकि ये बांधे होती है। मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया, यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, ये क्या होती है, बांधे होती है, मतलब ये बच्चे नहीं पैदा करती हैं। ठीक है, अच्छा तो भैया नर कैसे बनेंगे, तो नर कब बनेंगे, जब अंडाणु, ये जो एक कैसा अंडाणु है जिसका निषेचन नहीं हुआ है, ये अकेले है, ये इसमें क्या प्रक्रिया होगी मेरे भी, अनिषेक जनन की प्रक्रिया। अनिषेक जनन का मतलब होता है कि बिना निषेचन के ही अंडे का निर्माण। ठीक है, बिना निषेचन के ही जब अंडे का निर्माण होता है मेरे भाई तो वही प्रक्रिया क्या होती है, अनिषेक जनन कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जो दूसरा अंडाणु है इसमें अनिषेक जनन की प्रक्रिया होगी, और इनसे जो बनता है हमारा वो होता है नर ड्रोन, जो कि अगुणित होता है, इसीलिए अगुणित होता है ये। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि इसमें कोई भी प्रकार से निषेचन की प्रक्रिया होती ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये होता है अगुणित। चूंकि इसका जो अंडाणु है वो भी तो अगुणित है, तो इसमें अनिषेक जनन के द्वारा यहाँ पर क्या बनते हैं, नर या ड्रोन मधुमक्खी बनते हैं, जो कि क्या होते हैं, नर होते हैं। ठीक है, और कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। तो उम्मीद है भैया ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम क्या होते हैं, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम दोनों आनुवंशिक विकार हैं जो सेक्स क्रोमोसोम में असामान्यता के कारण होते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में होता है जबकि टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होता है। इस चीज़ को समझने के लिए अब हम लोग बात करते हैं भैया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है और टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है वह पुरुषों में होता है और टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होता है। कैसे होता है इस चीज़ को समझते हैं। देखो टर्नर सिंड्रोम मेरे भाई तब होता है जब किसी महिला में एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है। ठीक है, जब टर्नर सिंड्रोम कब होगा, जब किसी महिला का एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, आंशिक रूप से गायब हो जाएगा या पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। मेरी बातों को समझना, मनुष्य में नर रहेंगे, मादा है ये भैया। नर में क्या होता है 44 प्लस XY, ठीक है, और मादा में 44 प्लस XX, 44 45 46, 44 45 46, इस तरीके से टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 23 जोड़ी। और इसमें जो 22 जोड़ी होता है, 22 जोड़ी ये समान होता है नर और मादा में, और जो एक जोड़ी होता है मेरे भाई वह होता है भिन्न, मतलब डिफरेंट होता है, जो कि नर में XY होता है, मादा में XX होता है। तो देखो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है मेरे भाई, ये मादा में होता है। सबसे पहले देखो ये किसी महिला, ठीक है, मादा में होता है, महिला में होता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है टर्नर सिंड्रोम में कि कोई X गुणसूत्र क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो यहाँ पे 44 एक 45 ही बचेगा। जब X गुणसूत्र गायब हो जाएगा तो इस सिंड्रोम में सामान्य 46 गुणसूत्र की जगह 45 गुणसूत्र बचेंगे, और यही होता है टर्नर सिंड्रोम। ठीक उसी प्रकार से जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखो, यहाँ
यहाँ पर नर में, ठीक है, ये नर में होता है पहली बात टर्न क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और उसके बाद में यहाँ पर एक एक्स गुणसूत्र और आ जाता है, ठीक है, बढ़ोतरी हो जाती है, तो एक्स एक्स वाई हो जाते हैं, और यहाँ पर जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो होती है 47, 44 से 45, 46, 47, क्योंकि एक एक्स गुणसूत्र और आ चुका है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में यह सिंड्रोम तब होता है जब किसी पुरुष में एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम होता है, और इस सिंड्रोम में गुणसूत्र पैटर्न या गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो मेरे भाई एक्स कितनी हो जाती है, गुणसूत्र का जो पैटर्न है वो एक्स एक्स वाई हो जाता है, और गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। इस चीज़ को आप लोग कहीं लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया बायोगैस क्या होता है। 5वां प्रश्न है, ये भी 3 ही नंबर का प्रश्न है, ठीक है, 5वां का फर्स्ट है, ठीक है। तो ये कॉपी में कैसे लिखना है ये तो मैंने आपको बता ही दिया, बाकी जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो बायोगैस क्या होता है मेरे भाई, बायोगैस का मतलब होता है डिफरेंट टाइप गैस, ठीक है, बहुत सारे गैसों से मिलकर के हमारा बायोगैस बनता है। असल में इसमें होता क्या है मेरे भाई, जो अवयवी सूक्ष्मजीव होते हैं, अवयवी का मतलब होता है ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जिनका जो मतलब हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो कि घरेलू अपशिष्ट पदार्थ हो गए या कृषि अपशिष्ट पदार्थ हो गए, उन लोगों का क्या करते हैं मेरे भाई, बिना वायु में ही वो लोग रहते हैं। अवायवीय सूक्ष्मजीव का मतलब वो होता है मेरे भाई ऐसे सूक्ष्मजीव जो बिना वायु के ही रह लेते हों, ठीक है। वहाँ पर मेरे भाई डैम बना होता है, डैम में जो कूड़ा करकट होता है वहाँ पर वो धीरे धीरे कौन से बैक्टीरिया होते हैं, कौन से सूक्ष्मजीव होते हैं मेरे भाई, मीथेनोजन नामक जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं वो कहाँ जाते हैं मेरे भाई, वह जो हमारा घरेलू अपशिष्ट पदार्थ होता है, ठीक है, वहाँ पर जहाँ पर हम लोग डैम में फेंकते हैं गंदगी को, वहाँ पर वो धीरे धीरे क्या करते हैं, मीथेनोजन नामक जो बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, वो वहाँ पर जाते हैं और मेरे भाई वहाँ पर उन सभी पदार्थों का, उन सभी अपशिष्ट पदार्थों को इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि बायोगैस क्या होता है, विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है जो अवायवीय सूक्ष्मजीव मीथेनोजन के द्वारा घरेलू तथा कृषि अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग करके उत्पन्न की जाती हैं। बायोगैस में 50 से 70% मीथेन गैस होता है, 30 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अल्प मात्रा में इथेन भी होते हैं, प्रोपेन भी होते हैं, इथिलीन भी होती है, नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी होती हैं, ठीक है भैया। तो बायोगैस आप लोगों ने समझ लिया कि बायोगैस क्या होता है, विभिन्न गैसों का एक मिश्रण होता है जिसमें एक मीथेनोजन बैक्टीरिया होता है मेरे भाई, यह घरेलू और कृषि अपशिष्ट पदार्थों का क्या करता है मेरे भाई, उपयोग करके उसको गैस में बदल देता है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में मीथेन गैस होती है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा में हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, नाइट्रोजन होते हैं, एथेन, प्रोपेन और इथिलीन गैस होती है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं भैया आईवीएफ तकनीक। आईवीएफ का सबसे पहले फुल फॉर्म आप लोग जान लो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है मेरे भाई, यह एक ऐसा तकनीक है मेरे भाई जिसमें किसी महिला को क्या हो, बच्चे ना होते हों, तो यह इस प्रक्रिया के द्वारा हो जाते हैं। कैसे होते हैं मेरे भाई, इस प्रक्रिया में क्या होता है, महिला के गर्भाशय को क्या किया जाता है मेरे भाई, मतलब महिला के जो अंडाणु होता है, ठीक है, ओवरी, ठीक है, उसको बाहर लैब में फर्टिलाइज कराया जाता है मनुष्य के शुक्राणु के द्वारा। वह एक इस एटमॉस्फेयर दिया जाता है जिस तरीके से फीमेल के बॉडी में होता है, वो इन्वायरमेंट वहाँ पर दिया जाता है लैब में, और ये प्रोसेस कराया जाता है, ठीक है, कहाँ पर, टेस्ट ट्यूब में लेकर के। इसलिए इस प्रकार के बेबी जो होती हैं उसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है मेरे, यह एक आधुनिक चिकित्सा तकनीक है जो बांझपन है, ठीक है ना, से जूझ रहे दंपतियों के लिए वरदान साबित हुई है, ठीक है। बांझपन का मतलब जिनको बच्चे ना हो, ठीक है। देखो आईवीएफ तकनीक में महिला के अंडाणु यानी एग्स को और पुरुष के शुक्राणु को शरीर के बाहर एक विशेष लैब में मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत अंडाणु को निषेचित कर भ्रूण तैयार किया जाता है जिसे बाद में महिला के गर्भाशय यानी यूटेरस में स्थापित किया जाता है। यह प्रक्रिया सफल होती है तो महिला गर्भवती हो जाती है, और इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। और इस तरीके से जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया मेरे भाई। तीसरा क्वेश्चन है कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्मजीव की भूमिका को समझाइए। कहाँ पर, घरेलू उत्पादन में, ठीक है। तो घरेलू खाद्य उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूक्ष्मजीव विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के निर्माण, स्वाद, बनावट और पोषण को बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स भी दे देने हैं क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न है भैया। तो पहला है दही और छाछ का निर्माण, ठीक है। तो दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होता है मेरे, वो क्या करता है, दही का
देखो दही बनाना, ठीक है, वो क्या करता है, दूध में जो लैक्टोज शर्करा होता है, तो यहाँ पर लिखा भी है, जो लैक्टोज होता है, ठीक है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देता है और यह प्रक्रिया दूध को गाढ़ा और खट्टा बनाती है। छाछ बनाने में भी यही सूक्ष्मजीव जो हमारा लैक्टोबैसिलस है यही यूज में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को भी लिख देंगे। दूसरा है किण्वित खाद्य पदार्थ, जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया और ढोकला हो गया, ये सब तो बहुत मज़ा आता है यार खाने में ना। जैसे खाद्य पदार्थों के लिए चावल और दाल के घोल को किण्वित किया जाता है। इसमें लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया और खमीर, जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट, सहायक होते हैं। किण्वन के कारण भोजन में क्या करते हैं मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसके द्वारा वह फूल जाती है। आप लोग देखते हो फूल जाती है और हल्की हो जाती है, क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई जो हमारे लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया हो गए और जो खमीर होते हैं जिसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं, ये सब क्या कर देते हैं, उसका फर्मेंटेशन कर देते हैं और उसमें CO2 बन जाती है, ठीक है, CO2 गैस बना लेते हैं और CO2 गैस के कारण वो जो हमारी इस तरीके से जो चावल वाली आप लोग देखते हो डोसा में, ठीक है, या इडली में, ठीक है, वो क्या होता है मेरे भाई, फूल जाता है और उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, छिद्र हो जाता है, ठीक है, और हल्का भी हो जाता है। किसके कारण, इसी के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ही नाते, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, DNA फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है। तो DNA अंगुली छापन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, यहाँ DNA फिंगर प्रिंटिंग भी ऐसे करके आता है, ठीक है। तो DNA फिंगर प्रिंटिंग में होता क्या है मेरे भाई, DNA फिंगर प्रिंटिंग की सहायता से हम लोग DNA की हेल्प से ही किसी व्यक्ति की पहचान करते हैं। कैसे पहचान करते हैं, आइए यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो DNA फिंगर प्रिंटिंग में किसी व्यक्ति के जैविक अंश, जैसे रक्त हो गया, बाल हो गया, वीर्य हो गया, और ठीक है, वीर्य हो गया, इन सभी की सहायता से मेरे भाई DNA की पहचान की जाती है, ठीक है। तो अच्छा, DNA फिंगर प्रिंटिंग में DNA के छोटे टुकड़े को माइक्रो सैटेलाइट कहा जाता है, ठीक है, जो DNA के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिनको हम लोग कट करते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, माइक्रो सैटेलाइट। DNA फिंगर प्रिंटिंग में दो DNA फिंगर प्रिंट को एक दूसरे से मिलान किया जाता है, मतलब मेरे भाई जो वहाँ पर हमने प्राप्त किया है उसको और जिससे मिलाना है उसको वहाँ पर हम लोग मिलाते हैं, ताकि तभी तो पता चलेगा कि DNA सेम है, तो आप लोगों को व्यक्ति की पहचान भी वहाँ से हो जाएगी, है ना मेरे प्यारे भाइयों। चलिए छठवां प्रश्न है, बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। बात करते हैं भैया बीटी कपास क्या होता है, इसको बोलें तो बैसिलस थुरिंजिएसिस इसको हम लोग बोलते हैं। तो बीटी कपास क्या होता है, बीटी कपास कीटों से लड़ने वाली कपास की एक किस्म होती है, इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए विकसित किया गया है। बीटी कपास में बैसिलस थुरिंजिएसिस, देखो मैंने आपको पहले बता दिया था, यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है, बैसिलस थुरिंजिएसिस यानी बीटी नामक जीवाणु से मिलने वाला विषाक्त पदार्थ होता है। यह विषाक्त पदार्थ कपास के पौधों में गांठ बनाने वाले कीटों को मार देती है और जिससे हमारी जो कपास की खेती है यानी कपास के जो उत्पादन है उसमें वृद्धि होता है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है ना, समझ में गई। एक तरीके से एक एंटीबायोटिक है ना, एंटीबायोटिक मतलब जो हमारे और ऑर्गेनिज्म है जो वहाँ पर उसको हानि पहुँचा रहे हैं उनको क्या करता है, ये खत्म कर देता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक विषाक्त पदार्थ पाया जाता है और यह विषाक्त पदार्थ उन जीवाणुओं को खत्म कर देता है, इससे इसको हम लोग एंटीबायोटिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों दूसरा प्रश्न, यौन संचरित रोग से आप क्या समझते हैं, इससे बचने के लिए कुछ उपाय बताइए, ठीक है। तो वे रोग जो मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंधों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, इन्हें यौन संचरित संक्रमण या यौन संचरित रोग कहा जाता है। ये रोग बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी के कारण हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एड्स बताया था, वो किस वायरस के नाते हो रहा था, HIV वायरस के नाते, ठीक है। अच्छा इसके बचाव भी हम लोगों को बताने भैया, तो सुरक्षित यौन संबंध जैसे कंडोम का सही और नियमित उपयोग करके। दूसरा है एक ही साथी के साथ यौन संबंध, ठीक है, एक ही साथी के साथ यौन संबंध यानी यौन संबंध केवल अपने भरोसेमंद साथी के साथ ही रखें। नेक्स्ट है स्वच्छता का ध्यान, जननांगों की स्वच्छता बनाए रखें और असुरक्षित यौन संपर्क से बचें। ये सभी क्या है मेरे भाई, यौन संचरित रोग से बचने के कुछ उपाय हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बालकों, चौथा प्रश्न है यहाँ पे, वैक्सीन क्या होता है कि नहीं, तो वैक्सीन के नाम एवं उनसे होने वाले लाभ लिखिए, ठीक है। तो वैक्सीन एक ऐसा पदार्थ होता है मेरे भाई जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को यानी इम्यूनिटी को क्या करता है, विशेष रूप से मजबूत करता है। अभी आपने हाल ही में कोरोना वायरस देखा था, कोरोना वायरस क्या कर रहा था, वो हमारी इम्यूनिटी को वीक कर दे रहा था, कमज़ोर कर दे रहा था, और जब हमारी इम्यूनिटी ही वीक हो जाएगी तो सिंपल सी बात है यार, शरीर में जो लड़ने वाली इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी ही हमारी होती है मेरे भाई जो हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उनसे लड़ती है, और जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी तो रोग हमारे शरीर में
और ज़्यादा उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो वैक्सीन क्या करता है, उन्हीं इम्यूनिटी को ही क्या करता है, एक्टिव कर देता है। ठीक है, इसे इंजेक्शन भी कहा जाता है, जिसको हम लोग देसी भाषा में सुई भी बोलते हैं, है ना। अच्छा, 2 वैक्सीन के नाम लिखना है। 2 वैक्सीन, पहला हो गया कोवैक्सीन, दूसरा हो गया BCG। ठीक है, तो कोवैक्सीन तो आप लोगों को पता ही है, इसका लाभ क्या है मेरे भाई, कोविड-19 से बचाव करता है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को वायरस से लड़ने में मदद करता है। वायरस के गंभीर लक्षणों को रोकता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी, तो हम लोगों पे जो वायरस है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट बच्चों BCG, बैसिलस क्लेमेटगेरियम। ठीक है, तापेदिक टीबी रोग से बचाव, बच्चों में मिननजाइटिस और माइटाइलरी, ठीक है, क्या माइटाइलरी टीबी जैसी गंभीर समस्याओं को रोकने में सहायक होते हैं। सिंपल समझना, BCG क्या होता है मेरे भाई, ये टीबी रोग से बचाव करता है। ठीक है, इससे तापेदिक टीबी रोग से बचाव करता है BCG। ठीक है, समझ में आ गया भैया। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हमारा आता है यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 5-5 नंबर के होते हैं मेरे प्यारे भाइयों। तो इसमें अथवा करके प्रश्न आते हैं आप लोगों से। पहला जो प्रश्न है वो है पुनर्योगज DNA तकनीक क्या होता है, इसकी प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, तो देखना, पुनर्योगज DNA तकनीक यह एक जैव प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण उपकरण है मेरे भाई, जिसमें DNA के टुकड़ों को काट कर, जोड़कर और संशोधित करके DNA का, ठीक है, DNA को नया मॉडिफाई करके उसको बनाया जाता है। ठीक है, जैसे पुनर्योगज मतलब जो DNA होता है उसको कट करके, जोड़ करके, उसको उसमें कुछ संशोधन करके उनको नया बनाया जाएगा, ताकि वांछित गुण हो गए, जो लक्षण हो गए, वो प्राप्त किए जा सके। ठीक है, तो ये होता है हमारा पुनर्योगज DNA। पुनर्योगज DNA क्या होता है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यह जैव प्रौद्योगिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है मेरे भाई। ठीक है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, DNA के टुकड़ों को काट कर, जोड़कर और उसमें क्या करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको हम लोग बनाते हैं, ताकि जो वांछित गुण है, जो पहले गुण थे और जो लक्षण थे, वो हम लोगों को मिल सके। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें और हैं। हमने अभी तक क्या समझा, पुनर्योगज DNA, अभी इसकी प्रक्रिया को समझाना है और इसका चिकित्सा में उपयोग भी बताना है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है मेरे भाई, तो सिंपल सी बात है यार, ये तो करना ही पड़ेगा। देखो, इसकी प्रक्रिया मतलब मेरे भाई, जो हमारा DNA है, DNA का जो पुनर्योगज है, इसकी प्रक्रिया को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, DNA का अलगाव मतलब DNA को कट करते हैं। ठीक है, वांछित जीन को DNA से अलग किया जाता है, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज़ हो गई कटिंग, प्रतिबंधन एंजाइम की मदद से। अभी मैंने आपको बताया मेरे प्यारे दोस्तों, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस क्या होते हैं, वो DNA को कट करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से एंजाइम यूज होंगे, एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि हम लोगों को छोटे छोटे टुकड़े में कट करना है, तो वहाँ पर एंडोन्यूक्लियस हम लोग लगाएंगे, वो वाला एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, वह क्या करता है मेरे भाई, किसी स्पेसिफिक जगह से ही कट करता है DNA को। ठीक है, और जो अगर केवल हम लोग एक्सोन्यूक्लियस को लगा देंगे, तो वह क्या करेगा, वो केवल सिरों से ही कट करेगा। तो इस चीज़ को काफ़ी ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो देखो, ये हो गया, प्रतिबंधन एंजाइम की मदद से DNA को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। ठीक है, तो तीसरा है लिगेशन, DNA के कटे हुए टुकड़ों को लाइगेज, ठीक है, लिगेज मतलब जो हमारा जोड़ने का काम करता है। ठीक है, लिगेज एंजाइम की मदद से एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है मेरे भाई। चौथा है क्लोनिंग, पुनर्योगज DNA को किसी होस्ट यानी बैक्टीरिया में डाला जाता है, जिससे वह बड़े पैमाने में तैयार हो सके। 5वां है बच्चों प्रकाशन। ठीक है, होस्ट सेल में यह DNA सक्रिय होकर वांछित प्रोटीन या उत्पाद का निर्माण करता है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरीके से हम लोगों की ये प्रक्रिया होती है, किसकी, DNA पुनर्योगज की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरे भाई, चिकित्सा में पुनर्योगज यानी जो DNA है, इसका उपयोग, DNA तकनीक का उपयोग चिकित्सा में। तो पहला है इंसुलिन का उत्पादन में। ठीक है, मधुमेह के इलाज में इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन इस तकनीक के द्वारा होता है, किसके, पुनर्योगज DNA के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, वैक्सीन निर्माण में हेपेटाइटिस की जैसी बीमारियों के लिए पुनर्योगज DNA तकनीक का उपयोग सुरक्षित और प्रभावी टीके बनाने में किया जाता है। ये हो गया मेरे भाई। अच्छा, अथवा करके क्वेश्चन आएंगे, तो अथवा करके तो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको आज के इस वीडियो में सब कुछ सोल्यूशन में बताया है। ठीक है, इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों, 8वां प्रश्न है पुष्प का सचित्र वर्णन, 5 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी आप लोग के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना, हमारे पास इसके नोट्स हैं, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। आई होप कि आज के इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताई हुई मैंने, और सब कुछ बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया।
मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को सब चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मेरे भाई। इस तरीके से लिखने का भी तरीका बताया है और मैंने कंप्लीट आप लोगों को सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दिया है। इसका भी नोट्स आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा और इसका वीडियो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूँगा। मैंने अलग से पुष्प का सचित्र वर्णन 2-3 बार पढ़ा दिया है और नर जननतंत्र और मादा जननतंत्र ये दोनों भी आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद है मेरे भाई इस तरीके से और अगर वीडियो चाहते हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।